हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वन इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ फोर फीचर, इफेक्ट ऑफ फोर फीचर ऑन शेयर होल्डर, जर्नल एंट्रीज इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और treatment if security premium received, treatment if security premium not received। एक्चुअली जब हम फोर फीचर का अकाउंट करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को टू काइंड से क्या करा जाता है, डील करा जाता है। इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव तो फोर फीचर के टाइम पे उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ये दोनों टॉपिक भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अलोंग विद दिस टॉपिक हम इसके साथ रिलेटेड जो रहता है री इशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर होने के बाद हम अपने शेयर्स को री इशू करते हैं तो उसका मीनिंग क्या रहेगा। इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स हम करने वाले हैं सो दैट आपको री इशू के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट नोट्स का यहाँ मतलब क्या है कि जो बच्चे एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे +2 के लिए 1 मार्कर के भी क्वेश्चन आते हैं, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो सारे टॉपिक भी आपको क्लियर करवा दें। और ट्रीटमेंट ऑफ फोर फीचर अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व इन बैलेंस शीट ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो रहने वाली है वो +2 स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, बीकॉम, एमकॉम और जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया आपका, या कोई भी अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहा है या फिर कोई और कॉमर्स के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज का टॉपिक हमारा एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होता ही होता है। और जो हमने फोर फीचर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्या करवाने हैं, फोर फीचर के रिगार्डिंग जो हम आपको इसमें प्रैक्टिकल सम जो रहते हैं उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देंगे कि प्रैक्टिकल सम जो एमसीक्यूज में आते हैं वो किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट इज फोर फीचर ऑफ शेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर? इन द लेमैन पर्सन लैंग्वेज फोर फीचर मीन्स कैंसलेशन। ये कैंसलेशन होती है शेयर्स की। अब कंपनी को कब कैंसिल करने पड़ते हैं शेयर? When a shareholder fails to pay calls, then the company has a right to forfeit the share. आपके पास अगर शेयर होल्डर अपनी कॉल मनी, कॉल्स का यहाँ पे मतलब है अलॉटमेंट मनी एज वेल एज कॉल मनी, अगर हम कंपनी उससे कॉल करती है और shareholder is unable to pay the call, then the company has a right to forfeit the share। तो कंपनी उसको forfeit कर देगी। हाँ जी, यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन करिए कि कंपनी इस तरह नहीं है कि हमने कॉल करा, पर्सन ने पैसे नहीं दिए हैं और हमने सीधा ही उठा के forfeit कर दिए, नहीं। कंपनी एक्ट बोलता है आपने कॉल करा, आपने उसको टाइम दिया शेयर होल्डर को, और अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं देन 14 डेज का एक और 14 डेज यहाँ पे नोट डाउन करिए, एटलीस्ट 14 डेज का आप नोटिस सर्व करेंगे कि हमें आप पैसे जो हैं वो पे कर दीजिए, अदरवाइज वी विल फॉरफिट योर शेयर। आप उसको पहले अलार्मिंग एक नोटिस दोगे। ये कंपनीज एक्ट कहता है कि 14 डेज का उसको क्या देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है कि हम आपके शेयर फॉरफिट कर देंगे। तो अगर उस पीरियड में भी शेयर होल्डर कंपनी को पैसे नहीं देता है तो कंपनी फॉरफिट कर देती है उस शेयर होल्डर के शेयर्स को। ठीक है जी। और ये कंपनी कैसे कर सकती है? अगर इफ एम्पावर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
अगर वो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फोरफीचर की क्लोज लिख चुकी है तभी ही वो उन शेयर को फोरफीट कर सकती है। एक्चुअल में कंपनी एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिगार्डिंग फोरफीचर ऑफ शेयर। कंपनीज एक्ट में इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसको मेंशन करके अपनी फोरफीचर ऑफ शेयर्स कर सकती है। तो जब कंपनी क्या होती है, फॉर्म होती है, तो उसका ये डॉक्यूमेंट बनता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें ये क्लोज डालनी जरूरी होती है अगर इन कमिंग फ्यूचर में कंपनी ने क्या करना है, फोरफीचर ऑफ शेयर करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फोरफीचर ऑन शेयर होल्डर। तो हमारे पास क्या क्या इसके इफेक्ट आते हैं शेयर होल्डर के ऊपर। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर लूजेस ऑल हिज राइट इन द शेयर। वो अपने सारे राइट जो हैं वो लूज कर देगा। एंड सीजेस टू बी अ मेंबर, और उसको मेंबर नहीं जो है उसकी मेंबरशिप जो है वो सीजेस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। The name of the shareholder is removed from the register of member and the amount already paid by him or her is forfeited. जो उसकी तरफ से अमाउंट दी गई है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, फोरफिटेड हो जाएगी। ठीक है जी, तो वो खत्म हो जाएगी। अगर उसने जितने भी पहले पैसे दे रखे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, वो शेयर होल्डर उन पैसों के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल एंट्रीज। हम जर्नल एंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जब इशूड एट पार हो, या फिर इशूड एट डिस्काउंट हो, या फिर शेयर हमारे इशूड एट प्रीमियम हो। तो यहाँ पे जो ये सेकंड कैटेगरी है इशूड एट डिस्काउंट, राइट नाउ कंपनीज के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे क्या कर सके, इशू कर सके। हाँ जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए कि अब ये क्लोज खत्म हो गई है। सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशूड हो सकते हैं किस पे, डिस्काउंट पे। ठीक है जी, ये नोट डाउन करिए आप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। कब की, जब वो किस पे होती हैं, हमारी पार पे इशूड होते हैं। तो उस टाइम में हमें एंट्री पास करनी पड़ती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ हमने कैंसिल करना है शेयर कैपिटल को। तो हमने शेयर कैपिटल का जब इशू करते हैं तो अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, बट इस केस में हमें उसको कैंसिल करना है, इसलिए हम अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। जो उसने कॉल्स नहीं दी हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। एक नया अकाउंट हम ओपन करेंगे, डेट इज शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट क्या होता है, जो वो शेयर होल्डर ने पैसे ऑलरेडी दे चुका है, जो हम रिसीव्ड कर चुके हैं, कंपनी रिसीव्ड कर चुकी है, शेयर होल्डर पे कर चुका है, वो हम ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। कंपनी ने इशूड करे थे शेयर्स किस पे, 10 रुपी वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10। एप्लीकेशन मनी पेड बाय द शेयर होल्डर कितनी है, 3। तो आपके पास अनपेड कॉल कितनी रहेगी, 7। ठीक है ना, 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास 10 रुपी का शेयर है जिसमें से शेयर होल्डर 3 रुपए दे चुका है, 7 रुपीज अभी उसने नहीं दिए हैं, इसलिए हमारी कंपनी जो है उन शेयर्स को फोरफिट करने जा रही है। तो यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो डेबिट हम कितने से करेंगे, जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी। तो कितनी नॉमिनल वैल्यू है, 10 रुपीज। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे 10 रुपीज के साथ उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अनपेड कॉल, उसने कितने पैसे नहीं दिए, उसने 7 रुपीज नहीं दिए, तो हम उसके साथ क्रेडिट कर देंगे। शेयर फोरफीचर में क्या आता होता है, जितने वो ऑलरेडी दे चुका है।
तो कितने वो ऑलरेडी दे चुका है, 3 रुपीज वो दे चुका है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमने यहाँ पे 3 रुपीज डाल दिए। ठीक है जी। तो ये हमारी कब एंट्री होती है, जब आपके पास शेयर इशूड होते हैं पाम के ऊपर, तो हम ये एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनरल एंट्रीज इशूड एट डिस्काउंट। जब डिस्काउंट पे इशूड होते हैं तो हमारा वैसे ही शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आप देखिए सेम ही है, टू अनपेड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जब हम इशू करते हैं तब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट करते हैं, उसको कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। ठीक है जी। तो इसको भी एक एग्जांपल लेके हम क्लियर करते हैं। कंपनी ने 10 रुपये का शेयर था, बट कितने डिस्काउंट पे इशू करा है जी, उसने डिस्काउंट पे इशू करा है 2 रुपीज पे, और एप्लीकेशन मनी कितनी आ चुकी है, 3 रुपीज। अनपेड कॉल अकाउंट कितना रह गया, 5 रुपीज। ये मैंने कैलकुलेट करे हैं जी 5 रुपीज। कैसे, 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी आ चुकी थी, 2 रुपीज उसके डिस्काउंट के थे, तो 10 माइनस 5, तो 5 रुपीज हमारे अनपेड में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब इसको हम करके देखते हैं कि हमने कैसे इसको एंट्री को क्लियर करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 10 रुपये ही उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, तो हम यहाँ पे 10 रुपये से ही उसको क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कितना था, 2 रुपीज, हमने 2 रुपीज से इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अनपेड कॉल कितनी थी जी, 5 रुपीज की, तो हम यहाँ पे 5 रुपीज डाल देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो इस केस में भी हमने कितने रुपीज को रिसीव करे हैं, 3 रुपीज, तो हमने यहाँ पे 3 रुपीज जो हैं वो डाल दिए हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी एंट्रीज थी व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या एंट्री है, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है जी when the shares are issued at premium। जब प्रीमियम पे हमारे पास क्या होते हैं, इशू होते हैं। तो जब प्रीमियम पे इशूड होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होएगा, डेबिट होएगा। वही टू अनपेड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाने वाला है, डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रीजन बीइंग इशू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये किस केस में डेबिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए इसके ना 2 केसेस हमारे पास रहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम केसेस। क्या रहते हैं कि अगर तो कंपनी ने हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करा है, शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया, उसके बाद उसने डिफॉल्ट किया। ध्यान से सुनिए, शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है और उसके बाद डिफॉल्ट किया है, तो नॉट ट्रीटेड व्हाइल डूइंग फॉरफीचर एंट्री। तो हम कोई भी एंट्री इसकी नहीं करेंगे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम देने के बाद डिफॉल्ट हुआ है। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अभी नहीं दिया है और डिफॉल्ट कर दिया गया है, तब हम ये जो पिछली स्लाइड में आपको हमने बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, वो फिर डेबिट होता है। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को आपने डेबिट कब करना है, जब शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पैसे जो है वो नहीं दिए हैं और डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमने एंट्री क्या करी है, कंपनी ने इशू करे थे कितने रुपए प्रीमियम पे, 2 रुपये। 10 रुपये का हमारे पास शेयर है और 2 रुपीज जो है वो प्रीमियम पे इशू करे हैं। शेयर होल्डर ने 3 रुपीज जो है वो पे कर दिए हैं। और अनपेड कॉल, ये थोड़ा समझने वाला है बच्चा,
देखिए 3 रुपीज हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गई, 10 रुपीज का था, 10 माइनस 3 कितने आ गए आपके पास, 7 रुपीज आ गए। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 7 प्लस 2, 2 रुपीज ये कौन से हैं आपके, प्रीमियम के हैं, ये कौन से पैसे हैं, प्रीमियम के हैं। तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, तो आपके पास 9 रुपीज जो हैं यहाँ अनपेड कॉल्स के होंगे, 7 रुपीज नहीं होंगे, क्योंकि 2 रुपीज एक्स्ट्रा हमारे पास अनपेड किसके रहते हैं, प्रीमियम के रहते हैं। ठीक है जी, अब हम एंट्री करके देख लेते हैं कि इसमें एंट्री जो है वो क्या आने वाली है। एंट्री जो इसमें आएगी वो आपके पास क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की कितनी है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, उसी से ही हम इसको डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने हैं जी, 2 रुपीज। ये मैं जितनी भी एंट्रीज कर रही हूँ पर शेयर के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। जब आपने सम करना है वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे तो पर शेयर की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ शेयर्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे और तब ये एंट्रीज जो है वो फिल होती हैं। ठीक है जी। टू अनपेड कॉल अकाउंट, यहाँ पे अनपेड कॉल अकाउंट कितना आएगा, 9 रुपीज। मैंने आपको समझा दिया कैसे 9 रुपीज आएगा आपका, 7 प्लस 2 रुपीज, 2 रुपीज हमारे सिक्योरिटी पेमेंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो कंपनी को मिले कितने हैं, 3 रुपीज, तो ये हमने 3 रुपीज डाल दिए हैं। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जो कब होती है, जब हम अपने शेयर्स को किस पे करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हमने नेक्स्ट करना है जी री इशू ऑफ शेयर। अब ये शेयर जो है फॉरफीट हो गए, फॉरफीट हो गए, कैंसिल हो गए हैं। तो कंपनी ने जो अपने शेयर जो कैंसिल कर दिए हैं वो मेंबर्स के लिए कैंसिल करे हैं, उसके पास तो वो शेयर पड़े हैं। ठीक है ना, कंपनी के पास तो वो शेयर आ गए, वापिस आ गए, क्योंकि उसने शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने शेयर होल्डर से वो शेयर वापस ले लिए। अब कंपनी ने अपने घर में थोड़ी ना रखने हैं, अब वो कंपनी उन शेयर को क्या कर देगी, री इशू कर देगी, मार्केट में दोबारा उसको उतार देगी। The director of the company have a power to reissue the forfeited share at par or at discount or at premium। वो किसी भी केस में एट पार, एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम पे क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। ठीक है जी। अब हमने जो आपसे प्रॉमिस करा था कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम नोट लेकर आएंगे, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। डिस्काउंट ऑन री इशू शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर्स। तो जो हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या है, पैसे हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट जो है वैल्यू उससे इंक्रीज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, एनी लॉस ऑन री इशू शुड बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। री इशू पे जो भी लॉस होगा, अगर आपका 7 रुपये का जो है शेयर्स था और आपने उसको फर्दर 6 रुपीज पे री इशू कर दिया, तो 1 रुपये का जो लॉस होएगा वो कौन से अकाउंट से सेटल्ड होएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। याद हो रहा, हमने पीछे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते होते थे, हमें प्रॉफिट हो रहा था। अब री इशू के टाइम पे हम ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर हमारा कोई क्या होता है, री इशू के टाइम पे कोई लॉस होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास नोट क्या है जी, नेक्स्ट नोट है हमारे पास, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। राजा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जब लास्ट में कुछ अगर बच जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालकर फिनिश कर देते हैं। तो लास्ट में बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर, अगर आपके जितने भी फॉरफीट हुए थे शेयर और सारे के सारे री इशू हो जाते हैं, तो उस केस में बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर का कुछ भी नहीं बचेगा। आप वो सारे का सारा जितना शेयर फॉरफीचर में पैसे बचेंगे वो किस में डाल दोगे जी, कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
ट्रीटमेंट ऑफ शेयर फॉरफीचर एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो इसको हमने कहाँ पे डालना होता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट अगर कुछ बचता है, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे आपके पास 100 फॉरफीचर शेयर थे और उसमें से आपके 50 आपने री इशू करे, तो जो 50 शेयर रह गए उसका फॉरफीचर अकाउंट बचेगा ना। तो वो जो फॉरफीचर अकाउंट बचेगा वो आपने एडेड टू क्या करना है? पेड अप कैपिटल till such time that all forfeited shares are reissued। ठीक है जी। इसमें दो केसेस रहते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब आपकी बैलेंस शीट में आता है? पहला केस कि आपने शेयर फॉरफीट तो कर दिए, री इशू करे ही नहीं। क्या है कि फॉरफीट तो हो गए हैं, री इशू तो हुए ही नहीं है। तो जब आपके वो री इशूड नहीं हुए हैं तो आपकी बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट बनेगा? शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बनेगा और वो ऐड होएगा पेड अप कैपिटल में। ठीक है। सेकंड केस के 100 शेयर फॉरफीट थे, 60 शेयर्स आपने री इशू कर दिए हैं, लेकिन स्टिल अभी 40 शेयर जो हैं वो री इशू नहीं हुए हैं। तो 40 शेयर का प्रोपोर्शनेट जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट होएगा वो पेड अप कैपिटल में जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कब बनता है? जब आपके फॉरफीटेड शेयर क्या हो जाते हैं? री इशूड हो जाते हैं। तो आप अपने इस कैपिटल रिजर्व उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं? लास्ट में अगर कोई शेयर फॉरफीचर का बचता है बैलेंस, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ये कहाँ पे होता है? शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं। अगेन सेम शेयर फॉरफीचर के साथ जैसे दो केसेस थे, कैपिटल रिजर्व भी। इस केस में दो केसेस कैसे बनेंगे कि अगर आपके पास कोई पार्टली पेड अप शेयर, आपके 100 क्या थे? फॉरफिटेड थे और 60 कंपनी ने री इशू कर दिए। तो 60 जब री इशू कर देगा और 60 शेयर का फॉरफीचर का कुछ अमाउंट जो है वो पेंडिंग रहेगा, वो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके। या फिर फुली के फुली आपके 100 के 100 ही री इशू हो जाते हैं और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर कुछ पैसा बचता है तो वो राइट ऑफ होएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में और वो शो होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट एड अप होता है पेड अप कैपिटल में। राजू, ये आपके लिए एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाली स्लाइड है, ये नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है जी। तो होप करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।